नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नवम पंचम योग प्रभाव को लेकर। पूर्व में हमने षडाष्टक योग के बारे में जाना था। अगर कोई ग्रह, उदाहरण से समझिए शनि ग्रह इस लगन के अंदर 10वें घर के कारक है, मालिक हैं, अगर वो अपने भाव से षडाष्टक योग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, षडाष्टक योग बनाते हैं, तीसरे भाव में जाके बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने भाव को हरास कर देंगे, अपने भाव में कमी ले आएंगे। ये पूर्व में कार्यक्रम बना के मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति हमसे कोई सवाल पूछता है तो सबसे पहले जो ज्योतिष का सूत्र लागू होता है वो होता है भाव, भावपति, भाव कारक। उदाहरण से समझिए, अगर हमसे कोई अपनी संतान के बारे में जानना चाह रहा है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भाव, संतान भाव, पांचवा भाव, उसके स्वामी सूर्य को, भाव कारक जो कि देवगुरु बृहस्पति होते हैं, इसका विचार किया जाता है कुंडली के अंदर। ये योग नवम पंचम योग 90% लोगों की कुंडली में आपको देखने को मिल जाएगा प्रिय दर्शकों, आराम से मिल जाएगा। अब ये योग क्या कहता है, कोई ग्रह आपस में चाहे शत्रु हो, चाहे शत्रु हो, उदाहरण से मैंने लिया हुआ है, जैसे कि शनि ग्रह नवम भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा शत्रु है शनि ग्रह के, तो क्या कहा, जब भी कोई ग्रह से 5 घर आगे गिनने पर शुभ ग्रह हो, 9 घर आगे गिनने पर शुभ ग्रह हो, तो उस भाव में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण से समझिए, अगर हमें भाग्य भाव का विचार करना है, भाग्य भाव से 5 घर आगे चंद्रमा, 9 घर आगे जाके गिनते हैं तो बुध ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपका भाग्य भाव मजबूत हो जाएगा। वहीं कोई भी ग्रह किसी भी राशि में बैठा हुआ हो, चाहे वो नीच राशि में बैठा हुआ हो, प्रिय दर्शकों समझ लीजिएगा, चाहे वो नीच, मान लेते गुरु ग्रह नीच राशि में जाके बैठे हुए हैं, इसमें बैठे हुए हैं नीच राशि में, यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम गुरु ग्रह से 5 घर आगे गिनते हैं, दूसरे भाव में शुक्र ग्रह बैठे हुए हों और वहां से छठे स्थान के अंदर चंद्रमा बैठे हुए हों, तो इस भाव में वृद्धि आ जाएगी, इसमें उस ग्रह में बल आ जाएगा नवम पंचम का योग होने से, और उस भाव से संबंधित चीजें वृद्धि हो जाएगी, और उसमें जो ग्रह बैठा है उसमें भी वृद्धि हो जाएगी, वो अच्छा ही प्रभाव आपको देगा प्रिय दर्शकों। अगर हम पंचम की बात कर लेते हैं, पंचम भाव की बात कर लेते हैं, अगर हमें जानना है कि संतान का सुख कितना प्राप्त होगा, ज्ञान हमें कितना मिलेगा हमारे जीवन के अंदर, कितना हम पढ़े लिखे होंगे, तो हम सबसे पहले सूत्र लगाते हैं भाव, भावपति, भाव कारक। प्रिय दर्शकों, हमने देखा भाव, भावपति, भाव कारक अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, इसमें है, मान लेते हैं सूर्य ग्रह स्वयं यहाँ पे बैठे हुए हैं, देवगुरु बृहस्पति भी अच्छे स्थान में बैठे हुए हैं, अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, दोनों तीनों मजबूत हैं। और भाग्य भाव में जब उन्हें 5 घर आगे गिना भाग्य भाव, तो यहाँ पे पाप ग्रह है, यहाँ पे 9 घर आगे बढ़े तो यहाँ पे पाप ग्रह हैं, तो हम क्या फलादेश करेंगे प्रिय दर्शकों, ऐसा जातक शिक्षा तो पाएगा लेकिन एक समय के पश्चात उसकी शिक्षा उसके काम नहीं आएगी। वहीं इससे किसका विचार होता है, संतान का होता है। तो हमने देखा भाव, भावपति, भाव कारक अच्छे हैं, मजबूत अवस्था में है, लेकिन 5 घर आगे बढ़े, 9 घर आगे बढ़े तो पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो हम क्या फलादेश करेंगे, क्योंकि पाप ग्रह उस भाव को ह्रास कर देंगे, क्षति पहुंचाएंगे। शुभ ग्रह है तो अच्छा करेंगे, तो हम क्या फलादेश करेंगे, आपको संतान का सुख तो मिलेगा, संतान तो आपकी होगी, लेकिन एक समय के पश्चात आपकी संतान या तो आपका साथ छोड़ जाएंगी या उनका सहयोग आपको जीवन में प्राप्त नहीं होगा, या किसी कारणवश वो रहे या ना भी रह पाएगी, तो हम ये फलादेश करेंगे। अब वही प्रिय दर्शकों, भाव, भावपति, भाव कारक, जो पंचम भाव के भाव, भावपति, भाव कारक बनते हैं, वो पीड़ित हो जाएं, लेकिन नवम पंचम में कोई शुभ ग्रह जाके बैठ जाए, क्या हो, नवम पंचम में कोई शुभ ग्रह जाके बैठ जाए, तो हम यहाँ पे क्या फलादेश करेंगे। या आप अपनी कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं, या जो जन्म कुंडली अध्ययन करने का कार्य करते हैं, उनके लिए तो ये विषय
बेहद महत्वपूर्ण है प्रिय दर्शकों। उदाहरण से समझिए, यहाँ पे सूर्य ग्रह भाव भावपति है, ये किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो जाते हैं, राहु से या शनि से दृष्ट हो जाते हैं, शनि सूर्य यहाँ पे, और गुरु ग्रह भी पीड़ित अवस्था में हो जाते हैं, अपनी नीच राशि में जाके बैठ जाते हैं, नीच हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, अस्त हो जाते हैं। और यहाँ पे शुभ ग्रह बैठा हुआ है, 5 घर आगे हमने गिना और 9 घर आगे गिना, तो कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो हम क्या फलादेश करेंगे? संतान या ज्ञान शिक्षा प्राप्त करने में आपको देरी होगी, देरी हो सकती है किसी कारणवश से, लेकिन आपको संतान का सुख भी मिलेगा, आपको आपके ज्ञान का सुख भी मिलेगा, आपकी एजुकेशन भी पूरी होगी। तो हम ये फलादेश वहां पे कर देंगे प्रिय दर्शकों। अब बात हमने ये जानी, लेकिन प्रिय दर्शकों ये बहुत कम कुंडलियों में होता है कि हमें इतनी आगे तक जाके देखना पड़े। अगर भावपति भी पीड़ित है, भाव कारक भी पीड़ित है, और पंचम और नवम भाव में जब हम जाके देखते हैं, 5 घर आगे बढ़ के, 9 घर आगे बढ़ के हम देखते हैं, तो वो भाव में भी पाप ग्रह विराजमान है। तो हमें कैसे फलादेश करना है कि बहुत अंदर तक गहराई हम कैसे करेंगे कि उसके लिए ये अच्छा है या नहीं है। तो उसके लिए हम जो भाव कारक है उससे 5 घर और 9 घर आगे बढ़कर देखेंगे कि वहां पे उन भावों की स्थिति या उन भावों में शुभ ग्रह है या नहीं है, और वो कैसी अवस्था में है। उदाहरण से समझिए, कोई भी और उदाहरण ले लीजिए प्रिय दर्शकों। जन्म कुंडली के अंदर मान लेते हैं चौथा भाव, किसका विचार होता है? भूमि, मकान, वाहन, माता, माता का सुख, आपको स्वयं का सुख कितना प्राप्त होगा, सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा जीवन में, मित्रों का सहयोग कितना मिलेगा, विश्वासघात कितना करेंगे आपके साथ, दोस्त होंगे, अच्छे होंगे, खराब होंगे, इन सब का विचार चौथे भाव से किया जाता है। चल अचल संपत्ति का विचार चौथे भाव से किया जाता है। अगर चौथे भाव का कारक प्रिय दर्शकों चंद्रमा, शुक्र ग्रह अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, यहाँ पे कारक भी होते हैं। तो इन दोनों भाव में शुक्र और चंद्रमा दोनों कारक होते हैं। तो हम एक समझ लेते हैं, उदाहरण से समझ लेते हैं, चंद्रमा को ले लेते हैं। मान लेते हैं चंद्रमा पीड़ित है, भाव कारक, भावपति कोई भी यहाँ पे दूसरी राशि बन जाती है। ये तो जब मैं देखता हूं तो भावपति भाव कारक एक ही हो जाते हैं, चंद्रमा। अब उसी को ले लेते हैं। अगर चंद्रमा इस कुंडली में पीड़ित है, मेष लग्न की कुंडली है, चंद्रमा पीड़ित है, तो हमें देखना है कि हमें सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, हमें सुख मिलेगा या हमें नहीं मिलेगा। तो हमें क्या देखना है? अब चंद्रमा यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो पीड़ित हैं, भावपति भाव कारक तीनों पीड़ित हैं। तो हमें 5 घर आगे बढ़ना है। जब हम 5 घर आगे बढ़ेंगे तो अष्टम भाव आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह है, हमें यहाँ से 9 घर आगे बढ़े, 7, 8, 9 वह भाव आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई शुभ ग्रह है बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पे आप यकीन मानिएगा प्रिय दर्शकों, ये सब पीड़ित होने के बावजूद जब भाव कारक से बहुत डीपली जानना हो किसी चीज को, तो भाव कारक से जब हम 5 और 9 घर आगे बढ़ के देखते हैं, तो हम उस बारे में जान सकते हैं बेहद गहराई से। हाँ, हम उसको एक चीज कहेंगे, आपको बार बार रुकावट और बाधाएं आपके जीवन में आती रहेंगी। सुख प्राप्ति के लिए, मकान बनाने के लिए, वाहन लेने के लिए आपको बहुत दिक्कत आएगी। जब भी आप सोचेंगे आपका काम होने वाला है, तभी नहीं होगा, लेकिन लास्ट में वो आपका काम बहुत परेशानी के बाद अवश्य पूरा हो जाएगा। हम ये फलादेश करेंगे। वहीं किसी भी भाव पे इस सूत्र को आप लगा के देख लीजिए। धन भाव पे लगा लीजिए, वाणी का विचार, खान पान का विचार, हमारे परिवार का विचार, कुटुंब का विचार, धन का विचार हमारे दूसरे भाव से होता है। अब हमें धन का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा? धन का कारक देवगुरु बृहस्पति, भावपति भाव कारक, यहाँ पे मान लेते हैं धन भावपति शुक्र ग्रह पीड़ित हो जाए और देवगुरु बृहस्पति भी पीड़ित हो जाए, और जब हम यहाँ से 5 घर आगे बढ़े और 9 घर आगे बढ़े, 5 घर बढ़े तो छठा घर, 9 घर बढ़े तो 10वां घर, यहाँ पे पाप ग्रह बैठे हुए हैं, तो हम देखते कि साथ जातक को कह देंगे आप धन के लिए सदैव लालायित रहेंगे, धन की प्राप्ति आपको नहीं होगी, धन से आप वंचित रहेंगे। ये हमारा कथन हो गया प्रिय दर्शकों।
सबसे पहले जो सूत्र लगा, क्या लगा? भाव, भावपति, भावकारक। देखते के साथ वो पीड़ित है तो निश्चित तौर पे उसको धन की कमी उसके जीवन में बनी रहेगी। और भावपति, भावपति वो कारक पीड़ित है उससे, लेकिन नवम पंचम में कोई शुभ ग्रह जाके बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं से उसके पास धन आ जाएगा, वो धन प्राप्त भी कर लेगा, उसको उसका सुख भी मिल जाएगा, लेकिन लेट मिलेगा प्रिय दर्शकों। वहीं अगर यहाँ पे भी पाप ग्रह हो जाए तो मैंने क्या कहा, भाव कारक से पंचम नवम आगे बढ़ के देखिए, मान लेते हैं देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के अंदर कहीं भी बैठा लीजिए, कहीं भी देख लेते हैं, लगन में ही बैठे हुए हैं, पीड़ित अवस्था में कुंडली के अंदर पाप ग्रहों से दृष्ट, और उनसे 5-9 घर आगे बढ़ते हैं धन से, तो वो पीड़ित है। तो हमें क्या देखना है, भाव कारक से पंचम नवम देख लेना है। तो गुरु से जब हम 5 घर आगे बढ़े तो यहाँ पे शुभ ग्रह बैठा हुआ है, और 9 घर आगे बढ़े तो वहां पे शुभ ग्रह बैठा हुआ है। तो ऐसे जातक को जीवन भर रगड़ता रहना पड़ेगा अपने आप को, जीवन भर संघर्ष करता रहना पड़ेगा, जूझता रहना पड़ेगा धन को पाने के लिए। जहां धन उसको 100 रुपए मिलना चाहिए था जिस काम के लिए, धन तो मिलेगा, लेकिन जहां 100 मिलना था वहां पे 50 मिलेगा प्रिय दर्शकों। और वहीं भाव, भावपति और भाव कारक पीड़ित हैं, लेकिन 5 घर आगे गिनने पर, 9 घर आगे गिनने पर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है दोनों भावों में, तो हम क्या कहेंगे, जातक को धन मिलेगा लेकिन देर से मिलेगा। धन मिलेगा, 100 रुपए जरूर मिलेंगे, लेकिन थोड़ी देरी से प्राप्त होंगे। और भाव, भावपति, भाव कारक अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं और यहाँ पे शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो जातक 100 रुपए का काम करेगा, उसको 200 रुपए उसके जीवन में मिलेंगे, हम ये कहेंगे प्रिय दर्शकों। आप फिर से समझ लीजिए, अगर भाव, भावपति, भाव कारक अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे पाप ग्रह बैठे हुए हैं, क्या बैठे हुए हैं, पाप ग्रह बैठे हुए हैं, 5 घर आगे गिनने पर, 9 घर आगे गिनने पर, तो हम क्या कहेंगे, जातक को धन तो मिलेगा, देरी से भी मिलेगा, लेकिन 100 की जगह 80 मिलेगा। तो हम ये फलादेश करेंगे। उदाहरण से मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है मेरे ज्ञान और मेरे सामर्थ्य के अनुसार, ताकि आपको फलादेश समझ में आ जाए कि हम कैसे करेंगे, हम अपनी कुंडली में कैसे देखें किसी भी भाव से संबंधित। वैसे मैं कार्यक्रम बना रहा हूं, सभी भाव से संबंधित किन किन बातों का विचार करना चाहिए। अभी तक आप अष्टम भाव और नवम भाव के बारे में जान चुके हैं कि किन किन बातों का विचार अष्टम भाव से नवम भाव से किया जाता है। अगर आप वो कार्यक्रम देखना चाहते हैं, नहीं देखा है, तो प्ले लिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं प्रिय दर्शकों। तो आशा करता हूं आपको ये विषय समझ में आ गया होगा। नवम पंचम का कोई ग्रह शत्रु हो, कैसा भी हो, जब भी वो अपने भाव से पंचम और नवम का संबंध बनाएगा, कोई शुभ ग्रह जाके बैठेंगे, उस भाव और उस ग्रह में वृद्धि हो जाएगी प्रिय दर्शकों, उस भाव से संबंधित प्रभाव में वृद्धि आ जाएगी और वो आपको अच्छा फल देना शुरू कर देगा। आशा करता हूं ये कार्यक्रम समझ में आया। अगर इससे संबंधित कोई आपके सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं कोई ऐसा ही नया और अनोखा कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।